दोस्तों, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां थी उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण तिथियों की, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल में उसका उत्तराधिकारी बनता है नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है ये अली वर्दी खां का नाती था और इसका वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। ये अपने जो जितने भी प्रतिद्वंदी थे उनको गद्दी से हटाने के बाद बंगाल का नवाब बनता है और इसी के टाइम पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की बिना भी इजाजत के किलेबंदी करना शुरू कर दी, जिसके कारण से कंपनी और मोहम्मद सिराजुद्दौला के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने फुल्टा टापू पर शरण ले ली। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का यहाँ पर नाम परिवर्तित किया और उसका नाम अलीनगर रख दिया था और 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अपना अधिकार कर दिया और 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष व बच्चों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सुबह तक केवल 23 व्यक्ति जीवित रहते हैं। अंग्रेज इतिहासकार कैप्टन हॉलबेल जो था वो भी उन 23 जीवित व्यक्तियों में से एक था। इतिहासकार इस घटना को काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जानते हैं। बाद में इस पर दोबारा से अंग्रेजों का अटैक होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो होता है इसने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया और अलीनगर की संधि होती है। 1757 से 63 में तीसरा एंग्लो फ्रेंच या बोल सकते हैं ब्रिटिश फ्रेंच कार्नेटिक वॉर होता है, जिसकी जड़ें जो हैं वो आपका कहते हैं 7 ईयर्स वॉर, जो यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था वो रहा है। भारत में इसका जो प्रमुख कारण रहा है बंगाल में बेसिकली जो आपका चंद्रनगर था, जो जहां पर फ्रेंच कॉलोनीज थी उस पर अंग्रेजों का अधिकार था, जिसके कारण से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसके पश्चात ये युद्ध खत्म होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला होता है 23 जून 1757 को। बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला, उसकी सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना प्लासी नामक स्थान पर एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं, जिसमें सिराजुद्दौला के जो सहयोगी थे मीर जाफर, यार लतीफ खान, राय दुर्लभ, इन्होंने नवाब की सेना के साथ विश्वासघात किया और बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने महल में जाने की सलाह दी और सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर चला जाता है महल में, जहां मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और उसके बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा हो जाता है और 1760 में मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है, शीघ्र ही वो अंग्रेजों के व्यवहार से दुखी हो जाता है और डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचता है और 1759 में बेदरा के युद्ध में डच अंतिम तौर से पराजित होते हैं अंग्रेजों से और उसके बाद भारत छोड़कर भी इंडोनेशिया चले जाते हैं। 1760 में मीर जाफर का दामाद मीर कासिम वो नवाब बनता है और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों की अंतिम पराजय होती है। इसके पश्चात 1758 में ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और अहमद शाह अब्दाली की द्वारा मराठों की पराजय होती है। 1763 में मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है, क्योंकि मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। मुंगेर में तोपखाने के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करता है, फ्रांसीसियों से मदद ले रहा होता है। ये सब चीजें जब अंग्रेजों को पता चलती तो उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और मीर जाफर को फिर से एक बार बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इससे दुखी होकर मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाया और तीनों की संयुक्त सेना 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार में है हेक्टर मुंडो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष करती है और बक्सर विजय के पश्चात अंग्रेजी सत्ता सर्वोच्च रूप से स्थापित होती है और बंगाल का नवाब मीर
इस समय मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन जाता है। 1765 में बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत आपका इलाहाबाद की संधि से होती है। तो अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और भारतीय नवाबों के बीच में होती है, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। दूसरी ओर 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और कंपनी के द्वारा जो डायरकी स्टार्ट की गई, द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय पर खत्म कर दी जाती है। मैं आपको डायरकी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मुगल काल में जो प्रांतों में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, एक तो सूबेदार होता था, दूसरा दीवान होता था। सूबेदार का कार्य निजामत यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम था सूबेदार का। दीवानी का काम था राजस्व वसूली करना। तो द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी जो है दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों से करवाती थी, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां थी कंपनी के हाथों में होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दीवानी और निजामत, ठीक है, दो अलग अलग लोगों के हाथ में थी। रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में था और एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारतीयों के हाथ में था, लेकिन उस पर भी अंग्रेजों का इंटरफेरेंस था। तो बंगाल में इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद 1772 में खत्म कर दी जाती है। 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण शुरू हो जाता है। 1774 में रोहेला युद्ध होता है और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1774 से 85 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 1775 से 82 तक एक संघर्ष चला, इसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। 1776 में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में पुरंदर की संधि होती है और इस संधि के दूरगामी परिणाम आपको आगे देखने के लिए मिलते हैं। तो जब हम मॉडर्न इंडिया का या मॉडर्न हिस्ट्री की जब शुरुआत करेंगे, उसमें हम मराठा और अंग्रेजों के बीच के संबंध को देखेंगे, उसमें आप इन चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे कि वास्तव में ये संधि क्या रही है, उसके प्रोविजंस क्या रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरी ओर 1780 से 84 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी होती है। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने बंगाल में की थी 1786 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बनता है। 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और 1792 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठते हैं। ये रणजीत सिंह वही हैं जिन्होंने स्वर्ण मंदिर में सोने की प्लेटिंग करवाई है, जो उसका शिखर है उसके सोने की प्लेटिंग करवाने वाले रणजीत सिंह ही हैं। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसी से संबंधित है आपका सूर्यास्त कानून। अंग्रेजों ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में सर जॉन शोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर 10 वर्षीय एक भू राजस्व व्यवस्था का प्लान इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिसके लिए 10 वर्षों के लिए राजस्व की जो दरें हैं वो निश्चित कर दी गई, जिसमें 10/11 भाग अंग्रेजों को और 1/11 भाग जो है वो जमींदारों को दिया जाता था। इसमें जमींदार 3 प्रमुख लोग होते थे, एक सरकार होती थी, दूसरे जमींदार, तीसरे रैयतवाड़ या बोल सकते हैं द कल्टीवेटर्स। तो इसमें कल्टीवेटर के लिए कुछ भी नहीं था। एक ड्यू डेट के सूर्यास्त के पहले यहाँ पर पूरे रेवेन्यू कलेक्शन को जमा करना पड़ता था कंपनी के पास में। अगर कोई जमींदार पेमेंट करने में नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमींदारी है छीन ली जाती थी और उसे नीलामी पे लगा दिया जाता था। इस तरीके से ये जो 10 वर्षीय व्यवस्था थी भू राजस्व की व्यवस्था, इसे हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसी का आप देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था साउथ इंडिया में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो करके 2 अंग्रेज अधिकारी हैं जिन्होंने पहली बार मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। पंजाब वाले क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भी एक भू राजस्व की व्यवस्था है। दूसरी ओर 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों के द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है। ठीक
ठीक है। इसी जैकोबिन क्लब के सदस्य बनते हैं टीपू सुल्तान, जिनकी 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मृत्यु होती है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड वेलेस्ली आपका सब्सिडरी अलायंस से संबंधित है, सहायक संघ। इसके माध्यम 1798-99 में जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो वह भारत में हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, HMT के तौर पर आप याद कर सकते हैं, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर इन क्षेत्रों को सहायक संघ के नाम पर अपने राज्य में मिला लेता है। इसके अलावा अवध को कुशासन के नाम पर भारत में मिला लिया जाता है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी थी, ठीक है, सहायक संघ। 1802 में पेशवाओं के साथ बसीन की संधि होती है और 1803 से 6 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न होता है और 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। 1806 में बेल्लोर का सैनिक विद्रोह होता है। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है और 1813 में चार्टर अधिनियम पारित होता है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ही पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों का ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एंट्री की परमिशन दी जाती है और 1813 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट के लिए या बोल सकते हैं पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटिश संसद ने 1 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। 1814 से 16 में नेपाल के साथ युद्ध होता है, सुगौली की संधि होती है। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न होता है। 1818 में भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण जो कि साप्ताहिक हुआ था उसकी वो प्रकाशित होता है। अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव के द्वारा आत्मसमर्पण, ये सारी घटनाएं 1808 में ही आपको देखने के लिए मिलती हैं और 1818 में ही पेशवा पद की समाप्ति होती है। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर भेज दिया जाता है। 1820-22 में सर थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बनता है। हमने पहले ही बात की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में, सर थॉमस मुनरो जो है मद्रास में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करने वाला था, ठीक है। जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करते हैं, ब्रिटिश भारत का 19% भाग जो है वो आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में शामिल था। ब्रिटिश भारत का 51%, 51% जो है आपका रैयतवाड़ी में, 30% जो है महालवाड़ी क्षेत्र में सम्मिलित था। 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। 1824 में बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह होता है। 24 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1826 में यानडूब की संधि होती है। विलियम बेंटिक जो है 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा विलियम बेंटिक के सहयोग से यहीं पर सती प्रथा का अंत करने के लिए सती एक्ट पारित किया जाता है और 1828 में ही राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कानून बना दिया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कैप्टन स्लीमन जो है ठगी प्रथा से संबंधित हैं। 1831 में राजा राम मोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के दरबार में अपनी पेंशन बढ़वाने की बातचीत के लिए भेजा था। राजा राम मोहन रॉय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पैर रखा और इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर मैरी कारपेंटर डॉक्टर थी, उनके निवास स्थान पर राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु होती है। 1835 में चार्ल्स मेडकाफ के द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति की घोषणा की जाती है। चार्ल्स मेडकाफ को हम भारतीय समाचार पत्र के प्रणेता के रूप में जानते हैं। 1835 में ही अंग्रेजी सरकारी भाषा बनती है और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। 1838 में कंपनी ने रणजीत सिंह और शाह सूजा के बीच त्रिदलीय संधि की व्यवस्था की। 1841 में कलकत्ता में देश हितैषिणी सभा की स्थापना होती है और 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित होता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज कंपनी और सिख राजाओं के बीच में शुरू होता है। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होता है जहां पर आज IIT रुड़की है, ठीक है। 1848 लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल बनकर आता है। उसने गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
या विलय की नीति का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके तहत सतारा, नागपुर, झांसी इन क्षेत्रों पर गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और इन क्षेत्रों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है और 1853 में बंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाता है। इसी 1853 में ही कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत में संपन्न कराई जाती है 1853 में। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह होता है और कलकत्ता में अंजुमन इस्लामी की स्थापना की जाती है। संथाल विद्रोह के बारे में आपको बता दूं, संथाल परगना बंगाल के आसपास एक क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर जो वहां की लोकल ट्राइब्स हैं, वहां के जो लोकल लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, संथाल विद्रोह, ठीक है। इसे दमन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके लीडर रहे हैं सीधू और कान्हू। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण जब यहाँ के जो किसानों की जमीनें छीन ली जाती है तो उसके खिलाफ उच्च भू राजस्व की उच्च दरों के खिलाफ सीधू और कान्हू ने ये आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र जो है आपका क्या कहते हैं, इस विद्रोह से संबंधित है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट पारित किया जाता है और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह शुरू होता है 1857 में। इसी 1857 के विद्रोह को हम सैन्य विद्रोह या बोल सकते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह है, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार करके किया था। तात्कालिक कारणों की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश सेना ने में न्यू एनफील्ड राइफल का आगमन जो था इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इस बंदूक के कारतूस में चारों ओर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी और इसको लोड करने के पहले इस चर्बी को मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद इसको लोड करना होता था। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की। तो बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने साथियों के साथ 2 अंग्रेज अफसरों लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे को उनके 22 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बैरकपुर छावनी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है। 10-11 मई की रात, दरमियानी रात में भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इन्होंने अंग्रेजी शस्त्रागार को लूट लिया और विद्रोह जैसे ही बढ़ रहा था तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को 3 जुलाई 1857 में हुमायूं के मकबरे के आसपास से गिरफ्तार कर लिया और उसके दोनों बेटों और पोतों को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी गई। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया है। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल है, इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, उसके लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं। कानपुर में नाना साहब पेशवा जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, इनका ओरिजिनल नाम था धोंदू पंथ, ठीक है। इसके जो प्रमुख लीडर हैं तात्या टोपे या इनके वास्तविक नाम के बारे में बात करते हो रामचंद्र पांडुरंग, ये नाना साहब पेशवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर झांसी है, झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई है, अपने बेटे दामोदर राव के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। 1 साल के भीतर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी ही निर्दयता पूर्वक दबा दिया और अपनी ताकत को फिर से स्थापित किया। इस विद्रोह को खत्म करने का पूरा श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। लॉर्ड कैनिंग उस समय पर यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1858 में विद्रोह के पश्चात भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह होता है। नील विद्रोह जो आपका तिनकटिया सिस्टम से भी संबंधित है, जिसे आगे हम देखेंगे चंपारण विद्रोह के नाम पर। 1859 में कागज का नोट जारी किया जाता है और गोद प्रथा की समाप्ति कर दी जाती है। 1860 में भारतीयों के लिए बजट की व्यवस्था भी की जाती है।
1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1862 में भारतीय दंड संहिता उच्च न्यायालय की स्थापना। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना होती है, पटना कॉलेज की भी स्थापना की जाती है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1872 में प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है और 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। 1875 सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता या बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा के ज्ञान और वैज्ञानिक विकास के लिए इस संस्था का गठन किया जाता है। 1875 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा होती है और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर, ये नारा दिया था अरविंद घोष ने। आर्य समाज से ही संबंधित एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, पंडिता रमाबाई जो है आर्य महिला समाज की संस्थापिका हैं। आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहने वाले जो व्यक्ति हैं लंदन टाइम्स के संपादक वैलेंटाइन सिरोल हैं, जिन्होंने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। आर्य समाज की एक मूल पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि क्या कहते हैं केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में लिखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वशासन को या स्वराज को बहुत ही अच्छा माना है। उन्होंने कहा है बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा माना जाता है। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने की कोशिश की है। 1876 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार होता है और महारानी विक्टोरिया जो है भारत की रानी घोषित की जाती हैं। 1878 में लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बता दूं, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1876-77 में बंगाल के क्षेत्रों में जब अकाल पड़ता है, तो उस अकाल के समय पर यहाँ पर जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, उसकी पॉलिसी के खिलाफ जब लोग क्षेत्रीय भाषाओं में लेख लिखे जाने लगे, तो समाचार पत्रों और जो पत्रिकाएं थी उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके तहत हर एक समाचार पत्र के संपादक और पब्लिशर को अंग्रेजों के साथ उसमें टाई अप करना होगा और इस एक्ट के तहत क्षेत्रीय भाषा में कोई भी समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रोविजन रखा गया था। इसमें बहुत सारे भारतीय समाचार पत्र जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। इसमें से आपको एक चीज बता दूं, अमृत बाजार पत्रिका, ये एक ऐसी पत्रिका थी जो वास्तव में बंगाली भाषा में प्रकाशित की जाती थी, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आने के पश्चात ये तुरंत रातों रात अपनी भाषा अंग्रेजी कर लेती है। इसके अलावा सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, इसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जितने भी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते। अंतिम में 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 1878 में ही अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया था। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मैंने बताया निरस्त हो गया था और स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजों ने यहां पर कुछ काम किए थे, जिसमें से एक आयोग है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन जो है यहां पर इस्टेब्लिश होता है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। इसके अलावा इसमें आप हार्टोग कमीशन है, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, 1882 में विलियम हंटर के लीडरशिप में हंटर कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है और प्राइमरी एजुकेशन को डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रांसफर करने की जो पॉलिसी है पहली बार इसी में इंप्लीमेंट की जाती है।
ठीक है। इसी के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में इनकी स्थापना की जाती है। साथ ही साथ वोकेशनल और लिटरेरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट भी किया जाता है। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद होता है और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में स्थापना की जाती है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में दिसंबर 1885 में की जाती है तो इसके संस्थापक रहे हैं A.O. ह्यूम, ठीक है, एलन ओंटेनियो ह्यूम इसके संस्थापक रहे, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पर बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एकत्रित होते हैं और इस अधिवेशन में 9 प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर आती है, जिनमें से कुछ प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिए जाते हैं, बाकी प्रस्ताव को यहाँ पर अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय पर लॉर्ड डफरिन जो है यहाँ पे वायसरॉय हुआ करते थे। 1888 में कर्नल वेब के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा होती है और 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित होता है। 1892 में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित किया जाता है। 1893 में एनिवेशन जो है भारत आती हैं और एनिवेशन के भारत में आगमन के बाद इन्हें पहली बार 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी अधिवेशन के में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे को अपना ध्वज बनाया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे एनिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं जिन्हें 1917 में बनाया जाता है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया था। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने ही स्वराज का नारा दिया था और 1895 में संविधान सभा की मांग की जाती है। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाता है। तिलक को 18 महीने की कैद दे दी जाती है। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय बनता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पारित होता है। इसमें इसी समय पुरातत्व विभाग का गठन भी किया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के समय लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ पर गवर्नर था और इसका रैले कमीशन के रिकमेंडेशन पर इस अधिनियम को पारित किया जाता है, जिसमें 5 साल के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पर सैंक्शन किए जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। तो ये इसके प्रमुख प्रोविजन रहे हैं। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, जो कि 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होना था। लेकिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में भारतीयों ने रविन्द्रनाथ टैगोर की लीडरशिप में यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बनता है। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अंतिम में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अगर हम बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के जो प्रमुख कारण रहे, एक तो हिंदू मुस्लिम एकता पे फूट डालना, जिसके कारण से बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके विरोध में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, जनसभाएं की जाती हैं, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरे भारत में फैल जाता है। लोकमान्य तिलक और उनकी बेटी केलकर ने महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में सैयद हैदर खां, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनना, विदेशी बर्तन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। विदेशी वस्तुओं एवं जूते चप्पलों की होली जलाई गई थी। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इस आंदोलन को सर्वसम्मति दी और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत सारे लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। कई स्वदेशी बैंकों और स्कूलों की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया जाता है। बंगाल नेशनल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जिसके पहले प्रिंसिपल थे अरविंद घोष। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का भी इसमें सहयोग देखने के लिए मिलता है।
1906 में बंगाल विभाजन के पश्चात मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए बंगाल विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक फूट डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के अग्रणी राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग के गठन को प्रोत्साहित किया। दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के लीडरशिप में भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक संगठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसके अध्यक्ष आगा खां तृतीय थे। मोहम्मद मौलाना अली जौहर ने मुस्लिम लीग के संविधान को लिखा था, जिसे हम ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना था। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही साथ इस अधिवेशन में इन्होंने डिमांड करी कि मुसलमानों के लिए पृथक इलेक्टोरल कॉलेज या पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए, विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को स्थान दिया जाए और मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की जाए, उसके लिए सरकारी सहायता भी प्रदान किया जाए। तो इस तरीके से इन उद्देश्यों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तिलक पर राजद्रोह का केस चलता है तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है। 1908 की जो घटना है, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने एक अंग्रेज अधिकारी को मारने, किंग्सफोर्ड करके मुजफ्फरपुर का एक अंग्रेज अधिकारी था, जज था, जिसको मारने की इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन इसमें मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी मारी जाती हैं। किंग्सफोर्ड बच निकलता है। बाद में खुदीराम बोस पर ट्रायल चलता है और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस जो है वो फांसी पर झूल जाते हैं। ठीक है। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी। कहां? ध्यान रखेंगे, अफ्रीका में हुई थी। 1908 में गांधी जी को अफ्रीका में जेल हो रही है। ठीक है। जब हम गांधी युग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने अफ्रीका में भी अंग्रेजों को परेशान कर रखा है। 1904 में उन्होंने डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी इन्होंने अफ्रीका में ही निकाला। इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में अफ्रीका में ही की थी। तो ये सब गांधी जी ने अफ्रीका में सब चीजें की। तो 1908 में उन्हें जेल भेज दिया जाता है और इसी समय उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखी थी। ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है, एक बार ये भी भारत सचिव मार्ले और मिंटो के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का एक भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया था, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई थी। केंद्रीय परिषद में भारतीयों की जो संख्या है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया था, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था और इसी के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी और इसके जनक लॉर्ड मिंटो, बोल सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक लॉर्ड मिंटो कहे जाते हैं। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया जाता है। फतेंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है, इसकी घोषणा की जाती है। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया। 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप देखेंगे जब दिल्ली राजधानी ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय पर अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर भारतीयों ने 1912 में एक चांदनी चौक पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका था। रास बिहारी बोस यहां से भाग जाते हैं और 1942 में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के गठन में भी सहायता करी है। ठीक है। दूसरी ओर हम बात कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है यूएस में, लाला हरदयाल इसके संस्थापक हैं।
सोहन सिंह भाकना जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना था। लाला हरदयाल 1911 में अंग्रेजों के उत्पीड़न से पीड़ित होकर कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगते हैं। सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। लेकिन जब यूएस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की ओर से शामिल होता है तो इस संगठन को अमेरिका में बैन कर दिया जाता है। 1914 में लाला हरदयाल को साथियों के साथ जर्मनी में शरण लेनी पड़ती है। ठीक है, 1914 में ही लोकमान्य तिलक को मांडले जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद जब ये भारत में आते हैं तो यहीं पर होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन शुरू कर दिया। होम रूल शब्द जो है ये आयरलैंड का शब्द है। आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है आयरलैंड में। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब लोकमान्य तिलक छूटते हैं तो एनी बेसेंट और तिलक ने अपना अपना होम रूल लीग शुरू किया था। अप्रैल 1916 में पुणे में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष और एनसी केलकर इसकी सचिव बनाई जाती हैं। इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं के माध्यम से होम रूल लीग के उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। दूसरी ओर एनी बेसेंट ने जब मद्रास वाले क्षेत्र में जब ये होम रूल लीग की शुरुआत की उसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं एनी बेसेंट और इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने होम रूल लीग के उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता के बारे में हम बात करें 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विभाजन होता है। तो ये समझौता विभाजन 1916 तक चला। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार लखनऊ के सेशन की अध्यक्ष रही हैं। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता को हम लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी और गर्म विचारधारा के लोग हैं उनका भी संविलियन होता है। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की जाती है और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है ये अंग्रेजों की जो नील की खेती थी, तिनकटिया सिस्टम जो की खेती के विरोध में यहाँ पर क्या कहते हैं भारतीय किसान और किसानों ने यूरोपीय मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें एक किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहां पर आंदोलन करते हैं, जिसमें बाद में यूरोपीय मालिकों के द्वारा किसानों की 25% राशि वापस करने की घोषणा की जाती है। इस प्रकार से गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 के बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट घटना 1918 का अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का जो अगला प्रयोग था वो अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में था। यहां विवाद का प्रमुख कारण था प्लेग बोनस, जिसके अंतिम में गांधी जी इसमें विजयी होते हैं और पहली बार इसी आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग भी किया था। ठीक, इस संघर्ष में अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही हैं। दूसरी ओर अंबालाल साराभाई गांधी जी के विरोध में थे, उनके दोस्त थे फिर भी उनके विरोधी रहे हैं। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। आक्रोश तब बढ़ जाता है जब इनके पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके विरोध में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगा दी, कुछ अंग्रेजों की हत्याएं कर दी गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में 20,000 लोग एक विशाल जनसभा को आयोजित करने के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी जनता पर बिना किसी घोषणा के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसे हम जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग इसमें मारे जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जो नाइट सर की उपाधि थी उसको वापस लौटा दिया। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित होता है। ठीक है,
तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधारों का एक अधिनियम था जिसके बारे में आप डिटेल में हमारा जो पॉलिटी का वीडियो है आप उसमें आप देख सकते हैं। संवैधानिक विकास का जो क्रम है, ठीक है, जिसमें पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दी जाती है और प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया जाता है, ठीक है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरुआत की। गांधी जी ने अंग्रेजों को कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 1920 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है और 1922 में चौरा चौरी कांड की शुरुआत होती है। मैं आपको यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में बता दूं, गांधी जी ने कांग्रेस पर ये दबाव डाला कि जलियांवाला बाग की गलती, खिलाफत और स्वराज के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन छिड़े। मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है। सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। C.R. दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, लेकिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से आंदोलन का समय परिवर्तित कर दिया जाता है। बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी आंदोलन के कार्यक्रमों के तहत 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने अंग्रेजी थाने में आग लगा दी, जिसके कारण एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मौत हो जाती है। घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, पीछे लौटने का आदेश देना का एक राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। इसी कांड के कारण 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है, लेकिन 1924 में उन्हें छोड़ दिया जाता है स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। और उसी के बाद गांधी जी 1924 में कर्नाटका बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस भी इसी से जुड़ा हुआ है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1923 में ही महामदन मोहन मालवीय के द्वारा इंडियन पार्टी का भी गठन किया जाता है। 1925 अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना होती है और 1926 में ही ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है और 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है। 1927 में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी की जाती है। 1928 में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की जाती है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी और 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो ये प्रमुख घटनाएं जो हैं 1928 में हुई हैं, ठीक है। इन घटनाओं के बारे में डिटेल में हम अपना जो डिटेल क्लास वीडियो लेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1929 में ही नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहां पर हमने ये घोषणा की कि हर वर्ष 26 जनवरी के दिन अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की भी शुरुआत 1930 में ही होती है। जब गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हो रही होती है तो वहां पर हम देखते हैं ब्रिटेन में ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो रैमसे मैकडोनल्ड था, ठीक है। रैमसे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है और सेंट जेम्स पैलेस में ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस समय भारत में गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड इरविन, ये भारत के वायसरॉय हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर, होमी मोदी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, चिंतामणि, सुंदर सिंह, मजीठिया, ये सब भारतीय राष्ट्रीय ये सब जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आपका 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी होती है।
तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता होता है। इसलिए हम इसे गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। इस समझौते के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो जाती है और कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को तैयार हुई। सम्मेलन में पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण शासन और भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में सुधारात्मक या आरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होगा। विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार इन्हें दिया जाएगा। यद्यपि सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग स्वीकार नहीं की गई, लेकिन जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने के आदेश दिए गए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की परमिशन मिल जाती है। आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे व जब्त की गई संपत्ति वापस दे दी जाएगी, ये प्रोविजन दे दिया जाता है। तो इसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। तब तक कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा और अर्थदंड से मुक्ति भी दे दी जाएगी। इसी समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसी के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और इसी बारे में गांधी जी की भूमिका की हमेशा यहां पर आलोचना की गई। 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब वहां जाते हैं और वहां से वापस लौट कर आते हैं तो अंग्रेजों ने एक कम्युनल पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, जिसके बाद गांधी जी, जिसे हम सांप्रदायिक अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, गांधी जी ने भारत आते हैं तो उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी पूना में, यरवदा जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन सब के प्रयासों से गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूना समझौते के बाद अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। दलितों का हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, संयुक्त चयन समिति का गठन किया जाता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना की जाती है और 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना भी 1934 में ही की जाती है। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया जाता है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, प्रांतीय सुशासन की शुरुआत होती है और 1936 में सम्राट जॉर्ज पंचम की मृत्यु होती है और एडवर्ड आठवें जो है यहाँ के शासक बनते हैं, यानी कि उनका राज्यारोहण किया जाता है। 1937 में नए चुनाव और नवीन प्रांतीय सरकारों का गठन किया जाता है। नए प्रांतीय चुनाव और नए मंत्रिमंडल का गठन जब होता है तो इसमें हम देखते हैं 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 5 प्रांतों, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्रों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है, जिसमें से बंबई में कांग्रेस को 175 में 86 सीटें मिलती हैं। ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। कुल 60 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस ने सिंध व आसाम में साझा सरकार बनाई। केवल पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई थी। बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रांतीय सरकारें चुनी गई हैं 1937 के चुनाव के पश्चात, ये इनका एक थोड़ा सा लेखा जोखा रहा है। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन होता है उसमें भी सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी उससे नाराज होते हैं, गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया। अंतिम में 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को ब्रिटेन व फ्रांस के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
ये त्रिपुरी क्राइसिस हम पहले पढ़ चुके हैं। 1940 में जिन्ना के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग की जाती है और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है, जिसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनते हैं। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था, जिसमें अगस्त प्रस्ताव के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य मांगे थी, एक तो डोमिनेंट स्टेटस थी, दूसरा युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की मांग की थी। युद्ध के बाद भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। तो ये सारी बातें 1940 के अगस्त प्रस्ताव की थी, ठीक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, ठीक है। और उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस का मुद्दा अप्रासंगिक होने की बात कही और पाकिस्तान की मांग स्वीकार न किए जाने का कारण मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे ने वार्धा के निकट व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। इस कारण हम इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो था। इस कारण से इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी पड़ गया। तो इस तरीके से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह रहा है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचते हैं। बाद में वहीं पर आप देखते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना और बाकी सारी घटनाएं होती हैं। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन के बाद वापस लौटने के बाद गांधी जी ने 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। गांधी जी ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। बाद में 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा भी दिया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाती है। 1944 में असम पर जापानी आक्रमण किया जाता है और आजाद हिंद फौज मणिपुर के पास पहुंचती है। 1945 में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है और लॉर्ड बेबल की घोषणा भी इसी वर्ष होती है। तो मैं आपको लॉर्ड बेबल घोषणा के बारे में अगर बताऊं तो लॉर्ड बेबल घोषणा जो है ये लॉर्ड बेबल का ही एक प्लान था, ठीक है, जो जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। जैसे बेबल ने 1945 में जब सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा किया तो उसमें यह मेंशन किया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। सीमांत व कबायली मामलों को छोड़कर विदेशी मामले भी परिषद के भारतीय सदस्यों के पास ही होंगे। इसी को हम बेबल घोषणा के नाम से भी जानते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में बुलाई जाती है और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में भी समझ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो इसमें कैबिनेट स्तर के 3 सदस्य, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर ये प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे जो एडमिरल्टी के थे, ये इसके प्रमुख सदस्य रहे कैबिनेट मिशन के। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो उसने कुछ प्रमुख घोषणाएं की थी। जैसे प्रांतीय विधानमंडलों का 3 समूह में विभाजन किया गया, जिसमें संविधान का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव थे। भावी शासन तंत्र से संबंधित प्रस्ताव, जैसे ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों का एक संघ होगा जिसके पास विदेशी मामले, रक्षा व संचार पर नियंत्रण होगा, और ये प्रमुख मुद्दे थे। इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ये कुछ डिक्लेरेशन जो है आपके कैबिनेट मिशन से संबंधित हैं। मुस्लिम लीग ने इसके प्रोविजंस को मानने से मना कर दिया और उन्होंने सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। आप देखते हैं 16 अगस्त पर बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई हैं। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की जाती है, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू व मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। और बंगाल में 1946 में हिंदुओं के खिलाफ दंगों की प्रतिक्रिया में
बिहार में अक्टूबर 1946 में मुसलमानों के खिलाफ दंगे होते हैं। तो इस तरीके से भारत में खास करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगे यहां पर भड़कना शुरू हो जाते हैं। 2 सितंबर को फिर से एक बार अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंतरिम सरकार के गठन के बाद नोआखली, टिपरा में 14 अक्टूबर को फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे, अभी हमने बात की। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हो जाता है। ठीक है, अंतिम में मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार को एक्सेप्ट कर लिया था और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। 9 दिसंबर को संविधान सभा का पहला सेशन आयोजित किया जाता है। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरित किया जाना, ये घटनाएं 1947 में होती हैं। इसी 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित होते हैं, बनते हैं और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। 1948 में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है। 1948 में जिन्ना की मृत्यु होती है। भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद की मुक्ति का कार्यक्रम भी 1948 में ही संपन्न होता है। 1950 में भारतीय संविधान लागू किया जाता है और भारतीय संविधान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। 1952 में पहले आम चुनाव अक्टूबर महीने में संपन्न होते हैं। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता। 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज के लक्ष्य को स्वीकार किया जाता है। 1958 में माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का शुभारंभ किया जाता है। 1959 में ही भारत में दूरदर्शन की शुरुआत होती है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना होता है। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद करा लिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1947 के बाद एक नए भारत का गठन किया जा रहा है, एक नए भारत का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का जो सेशन था, जिसमें हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अध्ययन किया है। तो इससे आपके एग्जाम में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सब का हम डिटेल में, हमारा जो नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम प्री मेंस यहां तक के लेवल के क्वेश्चन को करेंगे और हर एक घटना को बहुत बारीकी से, उसमें कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं, किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उसमें क्या क्या योगदान रहा है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को नोटिफाइड हो जाएं कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे और अपने व्यूज, अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।